नमस्कार दोस्तों, आज के मेटल सीरीज 16 में मैं इफ़ेक्ट ऑफ एलोइंग एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इस सीरीज़ को मतलब पर्टिकुलरली इस लेक्चर को आप 0.8% कार्बन कंटेनिंग स्टील तक समझने का और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इन एलोइंग एलिमेंट के अपने परस्पर जो है हायर लेवल पे होने पे दूसरे एलिमेंटों पे भी काफ़ी इफेक्ट आएगा। और इसमें मैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीन के बारे में डेलिबरेटली ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं सेपरेट एक डिटेल सीरीज़ करूंगा, क्योंकि ये तीन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कार्बन अपने लो कार्बन लो एलॉय स्टील, जिसमें अपने स्ट्रक्चरल स्टील और टीएमटी बार्स, डिफॉर्म्ड बार्स और बहुत सारे एप्लीकेशन कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत कार्बन से ही करते हैं। कार्बन स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेकिन इसके सामने यह डिफॉर्मेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी मतलब डक्टिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी को ड्रास्टिकली घटाता है। तो जैसा मैंने कहा, इसके बारे में मैं डिटेल में कार्बन के बारे में बाद में बताऊंगा। और दूसरा एलिमेंट देखें तो सिलिकॉन है, जो कि बहुत ही पॉपुलर एलोइंग एलिमेंट है। और इसका इफेक्ट है स्ट्रेंथ ये बढ़ाता है, और उससे ज़्यादा ये यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन सामने ये परसेंटेज इलेंगेशन को डिक्रीज करता है। मॉडरेटली ये हार्डनेस भी बढ़ाता है, लेकिन उसके सामने इम्पैक्ट वैल्यू को ये डाउन करता है। इलास्टिसिटी को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और कूलिंग, कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी एज वेल एज वियर रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी घटाता है। उसके सामने अगर देखें तो कूलिंग रेट को ये और इम्पैक्ट वैल्यू को मॉडरेटली घटाता है। परसेंटेज इलेंगुएशन को भी यह मॉडरेटली घटाता है। दूसरा एलिमेंट है मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है, इसमें स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी और साथ में वियर रेजिस्टेंस जो है यह थोड़ा बढ़ाता है। लेकिन उसके सामने अगर देखें तो परसेंटेज इलोंगेशन और इम्पैक्ट वैल्यू को, साथ साथ में कूलिंग रेट को यह मॉडरेटली घटाता है। रिडक्शन ऑफ एरिया का इसका मोरलेस इतना इफेक्ट नहीं आता। यह कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी भी इसकी मतलब मॉडरेटली कम ही है। नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्तों क्रोम, जो कि वाइडली इन स्टील में मतलब लो कार्बन, मीडियम कार्बन में वाइडली यूज़ किया जाता है। तो क्रोम का अगर असर देखें तो यह यील्ड स्ट्रेंथ, साथ में हार्डनेस और उसके साथ में कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी और वियर रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को देखें तो यह मॉडरेटली ही बढ़ाता है। लेकिन उसके अपेक्षा यह परसेंटेज इलोंगेशन, रिडक्शन एरिया, इम्पैक्ट वैल्यू और कूलिंग रेट को मॉडरेटली ज़्यादा घटाता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें तो यह है, मैं बताऊंगा निकल के बारे में। तो दोस्तों, निकल जो है यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उसके सामने स्ट्रेंथ मॉडरेटली बढ़ाता है। स्ट्रेंथ और परसेंटेज इलोंगेशन और हार्डनेस यह मॉडरेटली ही बढ़ाता है। लेकिन रिडक्शन ऑफ एरिया और इम्पैक्ट वैल्यू पे इसकी इतनी ज़्यादा असर नहीं होती। कूलिंग रेट ये थोड़ा घटाता है, और वियर रेजिस्टेंस जो है यह बहुत ज़्यादा डाउन करता है। दूसरा, नेक्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर एलोइंग एलिमेंट है वो है मोली। तो मोली का बिहेवियर है वह स्ट्रेंथ मतलब यूटीएस और यील्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस को जो है थोड़ा बढ़ाता है। लेकिन सामने परसेंटेज
इलोंगेशन को यह डाउन करता है, यह इम्पैक्ट वैल्यू को भी डाउन करता है। लेकिन सामने अगर देखें तो कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी और वियर रेजिस्टेंस को जो है यह बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लोअर लेवल पर यह इलास्टिसिटी को इतना ज़्यादा असर नहीं करता। तो अगर इस इम्पोर्टेंट मेटल को अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो यह यूटीएस और वाईएस हार्डनेस को बढ़ाता है, लेकिन उतना ही यह परसेंटेज इलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया और इम्पैक्ट वैल्यू और कूलिंग रेट को घटाता है। लेकिन सामने कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी और वियर रेजिस्टेंट को यह बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके सामने अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो इनोसेंट एलोइंग एलिमेंट में कह सकता हूँ वह है कॉपर, कि जो स्ट्रेंथ, परसेंटेज इलोंगेशन, हार्डनेस को मतलब बढ़ाता है। रिडक्शन ऑफ एरिया को यह इतना ज़्यादा असर नहीं करता, लेकिन सामने यील्ड स्ट्रेंथ को जो है यह बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और कोरोजन रेजिस्टेंस एप्लीकेशन के लिए इसको मॉडरेटली यूज़ करना बहुत ही एडवांटेजियस रहता है। सल्फ़र देखें तो जैसा सभी को मालूम है कि सल्फ़र जो है वह इम्पैक्ट वैल्यू को बहुत ज़्यादा डाउन करता है मॉडरेटली, और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसके मोरलेस एडवर्स इफ़ेक्ट ही आते हैं। यह किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वह स्ट्रेंथ हो, यील्ड स्ट्रेंथ हो, परसेंटेज इलेक्ट्रेशन, वियर रेजिस्टेंट या कार्बाइड फॉर्मिंग, इन सब को मोरलेस इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन उसके सामने जो सबसे ज़्यादा मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है फास्फोरस। तो दोस्तों, फास्फोरस वह यूटीएस मतलब टेंसाइल वैल्यू को डाउन करता है, परसेंटेज इलोंगेशन को भी डाउन करता है, वह रिडक्शन ऑफ एरिया को भी डाउन करता है, और यील्ड स्ट्रेंथ पे भी उसकी असर सीवियरिटी ज़्यादा है। लेकिन यह सबसे ज़्यादा डिक्रीज करता है इम्पैक्ट वैल्यू को और सब जीरो एप्लीकेशन को। उसके सामने नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें तो जिसे माइक्रो एलोइंग कैटेगरी में भी बाद में मैं समझाऊंगा, वो है वेनेडियम। और रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में डालने से इसमें समझिए कि स्ट्रेंथ, यूटीएस, वाईएस, हार्डनेस और आपका वियर रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ता है। परसेंटेज इलोंगेशन और रिडक्शन ऑफ एरिया या इम्पैक्ट वैल्यू पे इसकी इतनी सिग्निफिकेंट असर नहीं है। अगर ये बढ़ाता नहीं है तो घटाता भी नहीं है। लेकिन इसका जो है कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी और वियर रेजिस्टेंस यह बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन माइक्रो एलोइंग एलिमेंट के रूप में वेनेडियम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ज़्यादा माहिती के लिए आप मेरा मेटल सीरीज़ वेनेडियम भी रिफ़र कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी में अगर माइक्रो एलोइंग कैटेगरी में देखें तो बोरोन है, जो मॉडरेटली वेनेडियम से चीपर भी है, और इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम है। तो जिनको मेटलर्जी सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा कम है तो वह वेनेडियम की जगह बोरोन सेफली एम्प्लॉय कर सकते हैं। बोरोन यूटीएस, वाईएस और हार्डनेस, इलास्टिसिटी और वियर रेजिस्टेंस ये मॉडरेटली बढ़ाता है, जबकि इलोंगेशन और रिडक्शन ऑफ एरिया पे इसका मोर और लेस इतना इफेक्ट नहीं आता। वेनेडियम की तरह ही यह भी इम्पैक्ट वैल्यू को डाउन करता है, इवन कूलिंग रेट भी यह डाउन करता है। और दूसरा उसका इफ़ेक्ट ये कह सकते हैं कि वियर रेजिस्टेंस और कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है वेनेडियम से थोड़ा सा यह स्लाइटली लोअर साइड में है, लेकिन सेफर साइड में है। उसके साथ में जो वंडरफुल दूसरा एलिमेंट है जिसको पीपीएम या पीपीबी या
माइक्रो लेवल पे ऐड करके बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया जा सकता है। और जो आज तक मेटलर्जिस्ट इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं वह है टंगस्टन। तो टंगस्टन दोस्तों टेंसाइल वैल्यू बढ़ाता है, यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, और समझिए कि वियर रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी बहुत ही इम्प्रूव करता है, जिसके कारण एब्रेशन रेजिस्टेंट और वियर रेजिस्टेंट सरफेस प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके सामने यह परसेंटेज इलोंगेशन को और इम्पैक्ट वैल्यू को डाउन करता है। अब इलास्टिसिटी और कूलिंग रेट जो है के साथ साथ रिडक्शन ऑफ एरिया यह मॉडरेटली डाउन करता है, लेकिन जो एडवांटेज उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने में है वह अनमैचेबल है, और इसके कारण बहुत हाई हार्डनेस मिलती है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो वंडरफुल मेटल है जिस पे बहुत ही कम मेटलर्जिस्टों ने और एलॉय मेकर ने ध्यान दिया हुआ है वह है टेल्यूरियम। लेकिन नॉर्मल केस में इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप इस मेटल के बारे में जानते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, तो ही इस मेटल को आप हाथ लगाएं। और याद रखें, यह पीपीएम और पीपीबी लेवल पे ही ऐड किया जाता है, उससे हायर आपको कैटास्ट्रॉफिक फेलियर दे सकता है। तो टेल्यूरियम दोस्तों जो है स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ को एब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन उसके सामने इलोंगेशन आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेगी रिडक्शन ऑफ एरिया के साथ साथ, और यह इम्पैक्ट वैल्यू को भी डाउन करेगा। हार्डनेस जो है वो अनइमेजिनेबल, और कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड वियर रेजिस्टेंस अनइमेजिनेबल लेवल तक यह बढ़ा देता है। और कूलिंग रेट पे इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि यह पीपीबी पीपीएम लेवल पे यह डाला जाता है। तो मैं अगेन इसको रिपीट करूँगा कि यह स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को, कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी को और वियर रेजिस्टेंस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है, लेकिन उसके सामने यह परसेंटेज इलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया, इम्पैक्ट वैल्यू और कार्बाइड फॉर्मिंग जो डिलीटेरियस इफेक्ट है, इसको एक्सपोनेंशियली एग्रीवेट करता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस मेटल को जितना बने उतना अवॉइड करिए। इस मेटल से आप वंडरफुल रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके सामने अगर नेक्स्ट देखें जो मेटलर्जिस्ट बहुत कम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ पर थोड़ा असर आता है, लेकिन बाकी बहुत सारे जगह पर जैसे इम्पैक्ट वैल्यू है या परसेंटेज इलोंगेशन है या रिडक्शन ऑफ एरिया है, इन सब में यह प्रॉपर्टी को डाउन करता है। इसलिए बने वहाँ तक इसे अवॉइड करना चाहिए। एल्यूमिनियम जो कि ट्रेस परसेंटेज में हमेशा हर स्टील में, चाहे वो किल्ड स्टील है, सेमी स्किल्ड है या डीऑक्सीडाइज्ड है, तो उसमें मोरलेस यह माइक्रो और पीपीएम लेवल पे प्रेजेंट रहता है। और यह जो है रिडक्शन ऑफ एरिया को डिक्रीज करता है, साथ में इम्पैक्ट वैल्यू को भी डिक्रीज करता है, और इसके कारण जो है दूसरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मतलब इफ़ेक्ट में नहीं लाया जा सकता। तो जैसा मैंने कहा है कि मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे माइक्रो एलोइंग एलिमेंट के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। याद रहे दोस्तों, यह जो मेरा प्रेजेंट लेक्चर है यह लो कार्बन अप टू 0.8 तक और लो एलॉय स्टील के लिए है, जो आप कार्बन स्टील में और मीडियम एलॉय स्टील में और लो एलॉय स्टील में ज़्यादा प्रिफरेबल है और यूज़ कर सकते हैं।
यह लेक्चर सीरीज़ मैंने ज़्यादा इसलिए तैयार किया हुआ है कि आज 40 लाख टन पर एनम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है डक्टाइल एंड स्पन पाइप की, और 30 लाख के ऊपर जो मेरा बेस्ट फिगर अवेलेबल है, 30 लाख टन के ऊपर पर एनम पाइप मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है कि आज भी हमारा कंट्री, राइट, ये सिंपल लो कार्बन लो एलॉय स्टील या प्लेन कार्बन स्टील के मेटालिक मोल्ड, राइट, एंड मास चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। बहुत हॉन्ड करता है। तो आओ देश को आगे बढ़ाएं और इस मेटल सीरीज़ से आप कुछ लर्न करें, कमेंट करें, और आने वाले सीरीज़ में मैं और भी ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगा। थैंक यू।